कल हम लोग वॉइड के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। वॉइड कितना टाइप का होता है हम लोग पढ़ लिए थे, और वॉइड और एटम्स के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग क्या देखे थे, रिलेशन हम लोग देखे थे, अगर नंबर ऑफ एटम्स वो भी यूनिट सेल में अगर n है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता था, याद है? टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? वो जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही होगा, मतलब n होगा। ये रिलेशन था, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम लोग इसका लोकेशन पढ़ रहे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ लाई करेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लाई करेगा। तो ये जो वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये मेनली हम लोग किस तरह के लेटिस में दिखेगा? ये मेनली हम लोग को दिखेगा FCC लेटिस में, ठीक है। FCC लेटिस में दिखेगा। और ये FCC लेटिस का और क्या नाम है, इसका दूसरा भी नाम है, SCP भी होगा, उसी को हम लोग FCC की तरह ट्रीट करेंगे, या CCP लेटिस भी रहेगा, उसको भी हम लोग FCC की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये तीनों लेटिस क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है, सारा रूल सेम ही होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, FCC लेटिस में। तो हम लोग देखे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ हम लोग को मिलेगा, FCC लेटिस में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम लोग को जब देखे थे कहाँ मिला था, सिर्फ और सिर्फ बॉडी डायगोनल पे, है ना। FCC के बॉडी डायगोनल पे हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है, ठीक है। अब ये बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। एक बॉडी डायगोनल पे, जैसे हम लोग मान लेते हैं मान लीजिए ये बॉडी डायगोनल है, ठीक। बॉडी डायगोनल पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है, ठीक है। FCC के लेटिस में एक बॉडी डायगोनल पे कितना वॉइड्स मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक यूनिट सेल में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितना बॉडी डायगोनल पॉसिबल है, कितना बॉडी डायगोनल पॉसिबल है, 4, ठीक है। एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल पॉसिबल है। तो एक डायगोनल पे कितना होता है, 2 वॉइड्स होता है। तो 4 डायगोनल पे कितना वॉइड्स हो जाएगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 वॉइड हो जाएगा। एक FCC यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम लोग को ये इसका पोजीशन पता करना है कि ये कॉर्नर एटम से कितना दूरी पर रहेगा, ठीक है। कॉर्नर एटम से कितना दूरी पर रहेगा। तो ये है कॉर्नर एटम्स, यहाँ पे है वॉइड्स, ये है कॉर्नर एटम्स और यहाँ पे है वॉइड्स। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाता है 1/4, ठीक है। 1/4 फ्रॉम कॉर्नर एटम्स। इस कॉर्नर एटम से कितना पार्ट में हो जाता है, ये 1/4 पार्ट्स है। या हम लोग और भी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना पार्ट होता है, 3/4 पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वॉइड्स है
या तो हम लोग बोल सकते हैं कॉर्नर एटम से 1/4 पार्ट या 3/4 पार्ट फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्नर एटम से कितना दूरी पे है, 1/4 या 3/4 दूरी पर है। तो कौन सा वॉइड ये लोकेट करेगा, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ तक हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। हम लोग को देखना है ऑक्टाहेड्रल। आज हम लोग को पढ़ना है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम लोग देखे थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखे थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितना भी एजेज होता है क्यूब में, जितना भी एजेज होगा हर एक एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। यह क्यूब के हर एक एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर्ड होगा, इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा वहां भी एक वॉइड्स प्रेजेंट होगा। तो हम लोग मानते हैं कि ये एज है और इसका ये सेंटर है, यहाँ पे एक वॉइड्स होगा। जितना भी एज है हर एक एज के सेंटर पे वॉइड्स होगा एक एक। ठीक है, और एक कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, है ना। ये इसका बॉडी सेंटर है और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझे कि वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी के लेटिस में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के जितना भी एजेज है, जितना भी एजेज है, कितना एजेज है, 12 एजेज होता है। 12 एजेज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, है ना। 12 एजेज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, और इस एफसीसी का जो बॉडी सेंटर है वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि एक वॉइड्स जो है कितने फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एक वॉइड्स जो है कितने फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी फेस बनाते हैं एक बार, तभी पता चलेगा कितना फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब ये वॉइड्स जो है हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये वॉइड्स, ये जो वॉइड्स है ये कितना फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है वो देखिएगा। देखिए, फेस नंबर 1 इसमें भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, फेस नंबर 2 इसमें भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, फेस नंबर 3 इसमें भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, फेस नंबर 4 इसमें भी ये वॉइड्स, ये वाला जो वॉइड्स है कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक वॉइड्स जो है 4 फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, एक वॉइड्स कितना फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है, 4 फेस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक फेस में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक वॉइड्स का एक फेस में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 फेस में कितना वॉइड्स कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1 वॉइड्स। तो 1 फेस में कितना वॉइड्स कंट्रीब्यूट होगा, 1/4 वॉइड्स, है ना, 1/4 पार्ट। इसका मतलब एक फेस में एक वॉइड का ओनली 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। क्या ये समझ पा रहे हैं क्या, देखिए। एक वॉइड्स जो है एक फेस में ओनली
1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो एक वॉइड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/4 पार्ट। टोटल वॉइड है कितना एजेज पे? 12 है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 3। तो इसका मतलब इफेक्टिवली कितना वॉइड हो जाएगा ये एजेज मिला के? 3 वॉइड्स आ जाएगा एजेज मिला के। ठीक है, एक पूरा पूरा वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे, +1 कर दीजिए। तो टोटल कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया? 4, है ना। टोटल कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गया? 4 आ गया, है ना। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है एफसीसी लेटिस में। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं फिर से, यहाँ पे एक वॉइड्स है, ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अभी रेड मार्किंग किए हैं, वहां पे एक वॉइड्स है। ठीक है, ये वॉइड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए कितना फेस में ये कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये वाला वॉइड्स इस फेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसमें भी हो रहा है। एक ये फेस है, इसमें भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें भी शेयर हो रहा है, और इसमें भी शेयर हो रहा है ये। ठीक है, इसको इससे पहले कर दे क्या, सभी को मिटा देते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा। फिर से बनाते हैं। ये हम लोग का बन गया क्यूब, एफसीसी क्यूब बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक वॉइड्स बना देते हैं इस एज पे। ठीक है, इस एज पे हम लोग क्या बना दिए, एक वॉइड्स बना दिए। अब हम लोग इस देखना चाहते हैं कि ये जो वॉइड्स बनाए हैं, ये वॉइड कितना फेस में शेयर हो रहा है। अभी अभी देखिएगा कि कितना कितना इस फेस में शेयर हो रहा होगा। एक इस फेस में शेयर हो रहा होगा, दूसरा इस फेस में शेयर हो रहा होगा, है या नहीं बताइए? 2 फेस में अभी शेयर हो रहा है, लेकिन ये तो 3D स्ट्रक्चर है। इसके यहाँ भी होगा एक फेस, एक इसके ऊपर भी एक फेस होगा। वो फेस भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो फेस भी हम लोग बनाते हैं, देखिएगा। तो बना रहे हैं वो फेस भी। एक फेस ये हो रहा होगा, दूसरा फेस इसके ऊपर होगा, है ना, ये होगा। है ना, ये फेस होगा। ये कितना फेस, ये फेस नंबर 3 हो जाएगा, ये फेस नंबर 4 हो जाएगा। अब ये वाला जो वॉइड्स है, जो अभी हम लोग एक एज पे बनाए हैं, ये वाला वॉइड्स देखिए कितना फेस में शेयर हो रहा है। ये कितना फेस में शेयर हो रहा है, पता चल रहा है ये? बताइए। 3। देखिएगा ये इसमें भी शेयर हो रहा है, इस फेस में भी शेयर हो रहा है, इस फेस में भी शेयर हो रहा है, और इस फेस में भी शेयर हो रहा है। क्योंकि देखिए ये फेस बनाइएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ बनेगा ये फेस बनाएंगे तो ये वाला आएगा। तो ये वाला जो एज है, ये वाला एज सभी चारों फेस में आ रहा है ये, है ना। ये वाला जो एज है सभी 4 फेसेज में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो वॉइड्स होगा
ये 4 फेस में आ रहा होगा। ठीक है, हम यही बताना चाह रहे थे कि एजेज पे जो भी वॉइड्स होगा, ठीक है, एजेज पे जो भी वॉइड्स होगा वो 4 फेस में शेयर होता है। बताइए, ये समझ में आया या नहीं? अभी भी बताइए, एक वॉइड्स जो है 4 फेस में शेयर हो रहा होगा। यस सर, आ गया। तो इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। 4 फेस में कितना वॉइड्स आ रहा है? 1 वॉइड्स आ रहा है 4 फेस में। तो 1 फेस में कितना वॉइड्स आएगा बताइए? एक वॉइड का 1/4 पार्ट ही आएगा ना। एक फेस का 1/4 पार्ट ही आएगा सिर्फ। तो अब हम लोग का बताइए कि एजेज कितना होता है? 12 एजेज होता है ना? यस। 12 एजेज होता है। हाँ, 12 एजेज पे क्या होगा? हर एक एजेज पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? हम लोग क्या करेंगे? 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ से 3 आ जाएगा। 3 वॉइड्स आ गया सभी एजेज कैलकुलेट करके। और एक वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए, ये जो क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो ये ओवरऑल कहाँ लाई कर रहा है? इसी एफसीसी के अंदर ही लाई कर रहा है। तो हम लोग +1 ऐड कर लेंगे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ गया? 4 आ गया, है ना? ये 3 कहाँ से आया? सभी एजेज को कैलकुलेट किए वहां से। ये एक वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो अंदर वाला जो है इसके बीच में, इस क्यूब के जो बीच में प्रेजेंट है वह एक वॉइड्स है। वो पूरा पूरा इसी लिटिस में आएगा। तो इसीलिए टोटल वॉइड्स कितना हो गया? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 4 हो गया। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हम लोग लोकेशन भी देख लिए, है ना? लोकेशन भी देख लिए। तो मेन लोकेशन याद रखना है। लोकेशन याद रहेगा तो कैलकुलेट तो अपने आप हो ही जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? जितना भी एजेज है उसके सेंटर पे, और जो बॉडी का जो सेंटर होगा वहां वहां प्रेजेंट होगा। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है एक एफसीसी लेटिस में? 4 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता था याद है? 8 होता था। क्या इसका ये डबल है या नहीं बताइए? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल है या नहीं? डबल है, और यही रिलेशन हम लोग पढ़े भी हैं। बताइए, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने में, लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए? सर ये +1 कहाँ से लिया? अब देखिए, ये +1 कहाँ से आया? ये +1 देखिए, यहाँ पे जो बॉडी जो सेंटर है ना, बॉडी सेंटर कहने का मतलब क्या? एक रूम है, उस रूम के बीच बीच में, समझ रहे हैं? मतलब कि वहां उस बीच से, उस सेंटर से क्या होना चाहिए? सभी फेस का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। रूम को मान लीजिए क्यूब, क्यूब के रूम में है, क्यूब के शेप में है रूम, है ना? क्यूब के शेप में है। एक ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए जो सभी फेस से क्या होना चाहिए? एक ऐसा पॉइंट जो सभी फेस से क्या होना चाहिए? सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। वो कहाँ आएगा? कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे ये होगा। तो यहीं पे क्या होता है? वॉइड्स होता है, यहीं पे खाली जगह होता है। ठीक है, और ये वॉइड्स कहाँ लाई कर रहा है? टोटली का टोटली कहाँ लाई कर रहा है? इसी एफसीसी के अंदर ही लाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको 1 ले रहे हैं। ठीक है, पूरा पूरा वॉइड्स इसी एफसीसी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग 1 मान रहे हैं। किसी से ये शेयर नहीं हो रहा है। किसी दूसरे यूनिट सेल से शेयर हो रहा है? ये नहीं हो रहा है ना? इसलिए इसको हम लोग 1 मानते हैं।
लेकिन जो एजेज पे है वो क्या हो रहा है, 4 फेज से शेयर हो रहा है। जो किसी से शेयर नहीं हो रहा होगा उसको 1 मानेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा वॉइड इसी यूनिट सेल में है। बताइए, समझ में आया? इसके बाद हम लोग को एक पढ़ना है रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, ये रेडियस रेशियो रूल है क्या? जैसे आयोनिक कंपाउंड होता है, मान लीजिए क्रिस्टल है जो आयन से बना हुआ है ना, तो एक केटायन होगा, है ना, दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। है ना, एक केटायन होगा, दूसरा कौन सा आयन होगा, एनायन होगा। केटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि इस दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा, बताइए। बिगर साइज किसका होगा, केटायन का या एनायन का? जनरली जनरली हम पूछ रहे हैं। जनरली एनायन क्या होता है, बिगर होता है। ठीक है, एनायन क्या होगा, बिगर इन साइज। ठीक है, एनायन का साइज क्या होता है, बिगर होता है, और कैटायन का चार्ज जनरली स्मॉलर होता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देख लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये एटम्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, और इसके सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। ठीक है, एनायन के केस में तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का, है ना, रिपल्सन का फोर्स लगता है। इसी कारण क्या होता है, एनायन का शेप साइज क्या होता है, बिगर हो जाता है ना, एनायन का शेप क्या हो साइज क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। कैटायन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए इसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यही रीजन है। तो इसीलिए हम लोग एनायन को क्या मानते हैं, थोड़ा बिगर साइज मानते हैं, कि वो थोड़ा बिगर रहेगा। कैटायन क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। जो कैटायन होगा उसके रेडियस को हम लोग लिखेंगे R प्लस। ठीक है, जो कैटायन मॉलिक्यूल्स रहेगा या आयंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग उसके रेडियस को हम लोग डिनोट करेंगे R प्लस से। एनायन जो आयंस होगा उसके रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R माइनस से। ठीक है, R माइनस से। इसी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालने से क्या होता है, अगर उस रेशियो को हम लोग याद रखेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रेडियस रेशियो रूल हम लोग कौन से कंपाउंड में यूज करेंगे, आयोनिक कंपाउंड में। मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा क्रिस्टल जो किससे बना हुआ होगा, आयन से बना हुआ होगा, उसमें हम लोग ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि कैटायन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे होंगे, R प्लस से। एनायन को हम लोग R माइनस से डिनोट कर रहे होंगे। देखिए, अगर रेडियस रेशियो रूल, ठीक है, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, रेडियस रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, R प्लस को हम लोग डिवाइड करेंगे R माइनस से। ठीक है, मतलब जो कैटायन का रेडियस होगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे एनायन के रेडियस से। तो ये होता है रेडियस रूल, रेडियस
रेशियो रूल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर माइनस को हम लोग ऊपर नहीं लिखेंगे, हमेशा आर प्लस को ऊपर लिखेंगे और आर माइनस को नीचे लिखेंगे, तब जाके जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो। ठीक है, इसका रूल क्या है, रूल देख लीजिए क्या है। अगर रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक आया, देख लीजिए यहाँ पे एक रेंज है, रेंज क्या है 0.1552 टू 0.225 तक अगर आया, ठीक है, अगर रेडियस रेशियो वो 0.155 टू 0.225 तक आया, तो इसका जो शेप होने वाला है, ठीक है, जो वॉइड का जो शेप होने वाला है कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, B2O3। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेन एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ट्रायंगुलर जो वॉइड्स कौन बनाएगा, B2O3। इसका रेडियस का रेशियो क्या क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.155 टू 0.225। एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अभी तो पढ़े नहीं है लेकिन बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एटम्स है, ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अगर पूछा जाए कि मान लीजिए ये जो एटम्स है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं 1 वाला, ठीक है, ये एटम्स कितना दूसरे एटम से सराउंडेड है, कितना एटम से ये सराउंडेड है बताइए, 2। 2। इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में CN। ठीक है, तो इस एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, मेनली हम लोग यही देखते हैं कि एक एटम्स कितना अदर एटम से सराउंडेड है, जितना अदर एटम से सराउंडेड होगा वही क्या हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल्स का या उस शेप में उस मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है, देखिए इसमें जब हम लोग ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है। अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल्स का बात करें, इसमें हम लोग मानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम लोग 2 लिखे हैं, ये कितने अदर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, फोर। तो इस एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली होता है क्या है कि एक एटम्स कितना अदर एटम से सराउंडेड है, जितना अदर एटम से सराउंडेड होगा वही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे पूछे ये वाला जो है, ये जो एटम्स है ये कितना अदर एटम से सराउंडेड है, ये 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एक एटम्स जितना अदर एटम से सराउंडेड होगा, जितना नंबर ऑफ अदर एटम से सराउंडेड होगा वही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो रेडियस रेशियो रूल क्या था, अगर हम लोग का रेडियस 0.155 से कहां से कहां तक 0.225 तक रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना है, ट्रायंगुलर शेप का होगा स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा, ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, B2O3। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, B2O3। इसके अलावा दूसरा देखिए, अगर
रेडियस रेशियो जो है अगर 0.225 से लेके 0.414 से 4 तक रहेगा तो उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ZnS, है ना, जिंक सल्फाइड इसका एग्जाम्पल, जिंक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम लोग का रेडियस जो है 0.414 से लेके 0.732 तक रहेगा तो इसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl। अगर रेडियस रेशियो जो है अगर 0.732 से लेके 1 तक रहेगा तो ये किस तरह का हम लोग का स्ट्रक्चर रहेगा, BCC, या जिसको हम लोग क्यूबिक भी बोलते हैं, क्यूबिक शेप का हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CsCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया रहेगा, रेडियस रेशियो दिया हुआ रहेगा और इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये मेन याद रखिएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या, बताइए। तो इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है हम लोग को वो पढ़ना है, डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ना है हम लोग। अब वो पढ़ते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड में क्या कौन किस किस टाइप का सॉलिड में डिफेक्ट हो सकता है ना, कितना टाइप का होता है, वही सारा हम लोग को अब पढ़ना है। और वो लास्ट टॉपिक है। सॉलिड में जो मेनली जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होगा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, मेनली जो है सॉलिड में डिफेक्ट कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या होगा, लाइन डिफेक्ट होगा। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या एक सॉलिड है, ये है ना, ये सॉलिड है, ये सभी क्या है, एटम्स है। नहीं, ये सभी क्या है, एटम्स है। तो इसमें से क्या होगा, कोई एक जो है यहाँ से मान लीजिए ये क्या हो गया, डिसअपियर, और किसी भी रीजन से यहाँ से क्या हो गया, वो गायब हो गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हो गया, डिफेक्ट आया है। बाकी सारा क्रिस्टल में क्या है, सभी बाकी इसके बाद जो सारा क्रिस्टल है इसके बाद सभी जगह अपना पॉइंट, सभी पॉइंट पे क्या क्या है, अपना पोजीशन, मतलब कि जो भी एटम्स होना चाहिए वो अपने पोजीशन पे है। सिर्फ एक ही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे क्या है कि एटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफेक्ट है ना, सिर्फ क्या है, एक ही पॉइंट पर डिफेक्ट है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा रो ही क्या रहेगा, डिसअपियर रहेगा, गायब हुआ रहेगा। ये क्रिस्टल है, लेटिस है, इसमें ये सभी एटम्स है। है ना, ये नॉर्मली प्रेजेंट है, नॉर्मली ऐसा क्रिस्टल होता है। लेकिन जब लाइन डिफेक्ट हो जाएगा, जब लाइन डिफेक्ट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो लाइन है यही गायब हुआ रहेगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। है ना, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। और लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरा पूरा लाइन में ही डिफेक्ट रहेगा। है ना, पूरा पूरा लाइन में जो एटम्स प्रेजेंट रहेगा, सारा का सारा एटम्स क्या रहेगा, गायब रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है हम लोग को, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये डिफेक्ट होता क्यों है ना, ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट इसलिए होता है कि जब कोई भी मान ली सॉलिड है ना, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या करेंगे, उसको सोलिडिफाई करेंगे, उसको बहुत जल्दी सोलिडिफाई कर दिए तो ये डिफेक्ट हो जाएगा। है ना, बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, उसको कूल कर देंगे तो ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट होने का ज़्यादा चांस है। स्लोली भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो ही जाता है, परफेक्ट सॉलिड होता ही नहीं है कोई। ठीक है, अब जो पॉइंट डिफेक्ट बताए थे हम लोग को क्या पढ़ना है, मेनली पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट आगे जाके जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या हो सकता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट में, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो सकता है, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है। तो पॉइंट डिफेक्ट में ये 3 टाइप का डिफेक्ट होता है, कौन कौन हो जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में ये फर्दर जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही दिखाया गया है लेकिन एनसीईआरटी में 4 दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया होगा, एनसीईआरटी में वैकेंसी डिफेक्ट दिया होगा, है ना, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, स्कॉटी डिफेक्ट। और फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का। फर्स्ट क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड क्या हो जाएगा, स्कॉटी डिफेक्ट। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये मेन याद रखिएगा। ये हो गया आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ये एक ही टाइप का है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट।
ठीक है, इसमें जितना भी एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल याद करते जाइएगा। मेन एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में कि AGBR है, उसमें कौन सा डिफेक्ट होगा। तो अब देखिए, ये जो हम लोग का ये जो एक लेटिस दिया हुआ है ना, क्रिस्टल लेटिस दिया हुआ है। तो इस क्रिस्टल लेटिस में हम लोग को देखना है, ये सारा क्या है, हम लोग का एटम्स है ना। ये सारा क्या है, एटम्स है। ये कौन सा वाला है, ये कैटायन वाला है, और ये एनायन वाला है, ये एनायन वाला है। सभी जगह देखिए, सभी जगह ये अल्टरनेट में फिल है, लेकिन एक जगह क्या है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है। यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है। तो एक ही पॉइंट पे, अब ये बताइए पॉइंट डिफेक्ट है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखना है ये पॉइंट डिफेक्ट है या नहीं। एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हुआ। अब ये डिफेक्ट कैसा है कि यहाँ पे कोई एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब एटम्स का क्या है, वैकेंसी है। एटम का क्या है, यहाँ पे वैकेंसी है। तो बताइए ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया क्या। ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। इस वैकेंसी डिफेक्ट से क्या क्या होगा अब इसका हम लोग को क्या पढ़ना है, रिजल्ट पढ़ना। अगर वैकेंसी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, है ना। मेनली हम लोग को डेंसिटी पूछा जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है वैकेंसी डिफेक्ट में। तो वैकेंसी डिफेक्ट किस में होगा कि कोई भी ये लेटिस में हो सकता है, ऐसा हो जरूरी नहीं कि वो आयनिक होना चाहिए। ठीक है, नॉन आयनिक भी है, अगर तो उसमें क्या है, कोई भी एक पॉइंट खाली है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एक एटम्स खाली है ना, इंटरस्टिशियल में क्या होगा कि यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या खाली है, यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा। लेकिन इंटरस्टिशियल में क्या होगा कि एक जो है कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएगा, ये कोई भी एटम्स, मान लेते हैं ए वाला ही आ गया। तो बायोलॉजी में पढ़े होंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़े होंगे, है ना। बायोलॉजी में पढ़े होंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है पता है। उसमें मान लीजिए ये दोनों सेल है ना, ये भी सेल है और ये भी सेल है। सेल में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता ही है ना, फ्लूइड होता है, सभी सेल में फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो एक कुछ खास तरह का फ्लूइड जो क्या होता है, इस दोनों सेल के बाहर भी होता है ना। जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। या जो मान लीजिए वह ऐसा फ्लूइड जो टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा, है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है लेकिन टिश्यू में प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। सेल के अंदर नहीं है लेकिन सेल के बीच में प्रेजेंट होगा जो फ्लूइड, उसको क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए क्या है, सेल है ना, ये सेल है। सेल के अंदर तो फ्लूइड है ही, लेकिन एक फ्लूइड क्या हो गया, ये जो सेल था इसके बीच में आ गया, है ना, है ना। एक जो कुछ फ्लूइड था जो कहाँ आ गया, इस सेल के बीच में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको होना नहीं चाहिए था यहाँ पे नॉर्मली, लेकिन गलती से क्या हो गया कि यहाँ पे एक एटम्स आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। ये जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इस स्पेस में अगर कोई भी एटम्स आ गया या कोई भी डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिल गया, हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरह का डिफेक्ट है ये, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब बताइए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गया या घट गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी घट गया या बढ़ गया? इसमें कोई खाली जगह नहीं है ना, कोई भी एटम्स मिसिंग नहीं है, हर एटम्स अपने पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एटम्स क्या हो गया, और प्रेजेंट आ गया, गलती से आ गया। तो इस गलती से क्या होगा कि इसका डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज करेगा। है ना, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंक्रीज कर जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है नमिका जी? ठीक है, अभी जो हम लोग दोनों पढ़े थे डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट है ना, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों जो डिफेक्ट था ये किस में हो सकता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड में, है ना, जो क्रिस्टल क्या होगा, नॉन आयोनिक होगा। ठीक है, उसमें ये दोनों होगा। अगर यही दोनों डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अगर आयोनिक लेटिस में हो रहा है, ठीक है, या आयोनिक सॉलिड में हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेन ये ध्यान में रखना है। अगर नॉन आयोनिक में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर यही डिफेक्ट अगर आयोनिक कंपाउंड में हो रहा है या आयोनिक सॉलिड में हो रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो याद, ये वो देखिएगा मैंने। तो इसमें जो एस्कोटी डिफेक्ट और जो फ्रेंकनेल डिफेक्ट जो है, ये दोनों किस में होगा, आयोनिक सॉलिड में होगा। ठीक है, तो एस्कोटी डिफेक्ट और फ्रेंकनेल डिफेक्ट किस में होगा, आयोनिक सॉलिड में होता है। तो इसमें होगा क्या, सेम टू सेम वही होगा, एक में वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा होगा, एक में क्या हो रहा होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग एस्कोटी डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। एस्कोटी डिफेक्ट में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है, होना हो जाए तो उसका जो न्यूट्रलिटी है मेंटेन रहता है। न्यूट्रलिटी कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ कैटायंस होगा उतना ही नंबर ऑफ एनायंस होगा, दोनों इक्वल होगा, तभी तो वो आइटम्स क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा, डिफेक्ट होने के बाद भी। ठीक है, तो डिफेक्ट होने के बाद भी उसमें क्या होता है, न्यूट्रलिटी हर हमेशा मेंटेन रहेगा इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस डिफेक्ट को हम लोग को पढ़ना है, हर हमेशा क्या करना है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एस्कोटी डिफेक्ट में देखिए ये जस्ट बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, जो वैकेंसी डिफेक्ट में पढ़े थे सेम टू सेम वही होता है हम लोग का एस्कोटी डिफेक्ट। ये किसमें होगा एस्कोटी डिफेक्ट, ये आयोनिक कंपाउंड में होगा, सिर्फ नाम चेंज हो गया है, आयोनिक में होगा तो उसको हम लोग एस्कोटी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से कौन सा मिसिंग है, प्लस वाला मिसिंग है,
इसका मतलब क्या होगा, आयनिक न्यूट्रलिटी कब होगा, जब माइनस वाला भी मिसिंग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस वाला मिसिंग है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं कि अगर पहले अगर ए प्लस का मान लेते नंबर कितना है 10 है, बी माइनस का नंबर कितना होना चाहिए था 10 होगा पहले। लेकिन जब डिफेक्ट क्या हो गया कि डिफेक्ट हो गया, ठीक है, डिफेक्ट हो जाने के बाद इसका नंबर क्या हो गया होगा, इसका नंबर मान लेते हैं हम लोग का घट गया। अब ए प्लस का हो गया 9, तो बी माइनस का भी कितना हो जाएगा 9। सो डैट ये जो क्रिस्टल है, ये जो सॉलिड है, इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, हमें हर हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो स्कॉटी डिफेक्ट जो है किसके तरह जस्ट लाइक है वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, डेंसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होता है, ये वैकेंसी डिफेक्ट को स्कॉटी डिफेक्ट बोलते हैं। किसमें, आयोनिक सॉलिड में। ठीक है, ये देखिए इसका एग्जांपल में याद रखिएगा कि कौन कौन से क्रिस्टल में ये वैकेंसी ये स्कॉटी डिफेक्ट हो सकता है। NaCl, CsCl, KCl, AgBr, यानी ये सारा एग्जांपल याद रखिएगा, खास करके AgBr तो याद रखना ही है, रखना है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा जो आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, ये सारा जो सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, इसमें ये स्कॉटी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है इसमें देखने को। तो इससे होगा क्या, स्कॉटी डिफेक्ट से देखिए डेंसिटी, क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आयोनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना, क्योंकि आयन का नंबर कम हो रहा है, क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, वॉइड्स इसमें प्रेजेंट रहेगा, वॉइड्स मतलब खाली स्पेस इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये सभी क्या है, इसका कंसिक्वेंस है या रिजल्ट है, स्कॉटी डिफेक्ट से क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रैंकनेल डिफेक्ट। फ्रैंकनेल डिफेक्ट जस्ट सिमिलर है किसके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से, है ना। जैसा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता था सेम टू सेम यहाँ पे फ्रैंकनेल डिफेक्ट है इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जितना भी लेटिस पॉइंट है, हर लेटिस पॉइंट पे क्या है, अपना ये जो एटम्स है प्रेजेंट है ही है। ठीक है, कोई भी पॉइंट खाली नहीं है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एक इंटरस्टिशियल पोजीशन जो बताए थे, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आइटम्स आ गया है ना। इस स्पेस में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आइटम्स आ गया। देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है ना, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। सभी जगह अपना पोजीशन पर सभी आइटम्स प्रेजेंट हैं ही, लेकिन ये आइटम्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। लेकिन आयोनिक सॉलिड के केस में क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इससे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये किस तरह का डिफेक्ट है, डिसलोकेशन, या इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लीजिए, मेन एग्जाम्पल है इसका। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ZnS, AgBr, AgI, AgCl, है ना। ZnS,
AgBr, AgI और AgCl, है ना। और यहाँ पे मेन ये है कि AgBr जो है इसमें दोनों डिफेक्ट दिख सकता है, एस्कोटी डिफेक्ट भी दिख सकता है और फ्रैंकनेल डिफेक्ट भी दिख सकता है, इसीलिए AgBr इम्पोर्टेंट है ना। AgBr क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसमें दोनों तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है हम लोग को। तो एग्जाम्पल दोनों का याद रखिएगा। इसके बाद है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, है ना। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए हम लोग का जो क्रिस्टल है NaCl का है ना। Na क्या है, कैटायन है, और Cl माइनस क्या है, एनायन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गलती से क्या हो गया, कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स हो गया, है ना। गलती से क्या हो गया, कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स हो गया। वो इम्प्यूरिटी क्या है, Sr2+, ठीक है, Sr2+। अब देखना है कि Na पे कितना प्लस था, 1+, है ना। Sr पे कितना प्लस है, 2+। जब एक Sr, मान लीजिए कि एक Sr क्या हो गया कि इस क्रिस्टल के अंदर एंट्री कर गया, है ना। ये एक Sr का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, इस क्रिस्टल के अंदर एंट्री कर गया, तो ये कितने Na+ को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। कितने Na+ को ये रिप्लेस कर देगा, 2 Na+ को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि ये आयनिक मॉलिक्यूल्स है, और आयनिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ एनायन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, डिफेक्ट से पहले Na+ कितना था, हम लोग मान लेते हैं 10 था। Cl- कितना था, 10 था। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 10 होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 10 होगा। ओवरऑल ये क्या है, एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूट्रल है ये। डिफेक्ट के बाद क्या होगा, क्या हुआ कि Sr, है ना, Sr2+ क्या हो गया, इंटर कर गया इस क्रिस्टल में। तो एक Sr इंटर कर रहा है ना। ये कितने को रिप्लेस कर रहा है, 2 Na+ को रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। 2 Na+ को रिप्लेस कर दे रहा है। तो डिफेक्ट होने के बाद कैटायन का कितना नंबर हो जाएगा, देखिए। डिफेक्ट होने के बाद कैटायन कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। एनायन कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। न्यूट्रल तो है ना, न्यूट्रल तो है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ Sr2+ जो है एक ही स्पेस को फिल कर पाएगा, है ना। एक ही स्पेस को फिल कर पाएगा। एक Na को ये क्या किया था, 2 Na को रिप्लेस किया था। एक Na की जगह पे ये खुद आ जाएगा, दूसरा Na के पोजीशन पे क्या होगा, खाली रह जाएगा, ठीक है, खाली रह जाएगा। क्यों खाली रह जाएगा, कि सो डैट इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एक ही Sr पे 2+ चार्ज है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस, एक पोजीशन क्या रहेगा, Na का खाली रह जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी को इंटर कर जाने के कारण ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसके बाद होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायंस, है ना, और नंबर ऑफ एनायंस क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है, कैटायन और एनायन का नंबर सेम रहेगा। कैटायन अगर 10 है तो एनायन भी सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या होगा, कैटायन अगर 10 है, एनायन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दोनों अलग अलग रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट।
ये दो टाइप का होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, है ना। एक में क्या हो जाएगा, मेटल के एक्सेस के कारण डिफेक्ट ये हो सकता है, दूसरा केस में क्या हो सकता है, मेटल के डिफिशियंसी के कारण भी ये डिफेक्ट हो सकता है। बताइए, ये यहाँ तक समझ में आया है? बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आज बता दे कि कल बताएंगे? बोलिए, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो पढ़ना है, आज बता दे या कल बता देंगे? है ना, ठीक है, कल बता देंगे। और यहाँ तक जो है अब लगभग क्या हो गया, 90% इस चैप्टर का खत्म हो गया है ना। तो 90% इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। तो देखिएगा, आपके आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, है ना, नीट का क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, है या नहीं? बोलिए। है नीट का क्वेश्चन बैंक? हाँ, है तो क्या करना है, सॉलिड स्टेट का जो क्वेश्चन होगा, है ना, सॉल्व करके देखिएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं, है ना। जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा उसको लिख के उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब लीव करते हैं।